हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सबकी स्टडी ठीक चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा था 12th क्लास की बायो की जो लेक्चर लगी थी आपकी, तो उसमें ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसमें टॉपिक जो चला हुआ था वो वाटर से रिलेटेड बात थी। अब जो हम वाटर की बात कर रहे थे तो बच्चों ये है वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल की स्टडी के लिए देखिए मैंने एक डायग्राम तैयार कर रखा है। इस डायग्राम को ठीक ठीक समझिए, इसी पे बेस्ड है कि वाटर साइकिल। तो सबसे पहली बात है जो बच्चों वाटर साइकिल की हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए ये सी है, सी से क्या हो रही है, ये जैसे इवेपोरेट हो गया वाटर, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के बाद ये क्या हो रही है, क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है। ये क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है और ये क्लाउड से फिर क्या हो रहा है, ये रेनफॉल हो रही है। ये देखिए इवेपोरेशन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर ये जो रेनफॉल हो रही है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर इनके बाद देखिए जैसे ये नदी है, रिवर, रिवर में अब क्या हो रहा है, ये इवेपोरेशन होया। फिर एक तो इवेपोरेशन हो रही है, दूसरी देखिए ये जैसे प्लांट है, ये पेड़ है, पेड़ में क्या हो रहा है कि ये जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों के सरफेस के ऊपर से वेस्ट वाटर जो है वेपर के फॉर्म में निकलती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेशंस। ट्रांसपेरेशंस के थ्रू ये वाटर क्या हो रही है, फिर ऊपर जा रही है, ये भी क्लाउड की फॉर्मेशंस कर रही है। ये जो सोयल है, सोयल के अंदर भी, मिट्टी के अंदर भी क्या है, मॉइस्चर है, वाटर है, और ये वाटर इवेपोरेट होकर फिर क्लाउड की फॉर्मेशंस कर रहा है। इसी तरह से देखिए अब जैसे ये पॉन्ड है, तालाब, इनसे भी इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होके फिर क्लाउड की फॉर्मेशंस कर रहे हैं। ऐसे ये स्नो है, ये भी इवेपोरेट हो रहा है, क्लाउड की फॉर्मेशंस हो रही है, फिर रेनफॉल हो रही है। तो हम टोटली क्या देख रहे हैं बच्चों कि चाहे ये तो ग्राउंड वाटर हो, चाहे ये माउंटेन वाटर हो, चाहे पॉन्ड का वाटर हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारे के सारे वाटर क्या हो रही है, जैसे यहां तक, जैसे ये रिवर तक पहुंच रही है और इनके बाद फिर ये इवेपोरेट हो रही है और फिर क्लाउड की फॉर्मेशन, और क्लाउड के बाद फिर रेनफॉल हो रही है। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है और यही कहलाती है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल जो होती है बच्चों, इसमें हम यूं कह सकते हैं कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ वाटर, कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ वाटर, कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन, कहां से, एयर, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर, लैंड एंड सी, एंड सी, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर environment, environment is known as water cycle। वाटर साइकिल एक लाइन में व्यू कर सकते हैं बच्चों, कांस्टेंट एक्सचेंज, कांस्टेंट क्वांटिटी में एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा वाटर कहां से, एयर से, लैंड से, सी से, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब देखिए बच्चों वाटर साइकिल जो है दो टाइप से होगी, मेनली टू टाइप्स ऑफ वाटर साइकिल। एक तो होगा ग्लोबल वाटर साइकिल, ग्लोबल वाटर साइकिल, ठीक है, और दूसरा जो होगा बच्चों वो होगा बायोलॉजिकल वाटर साइकिल, बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। अब देखिए ग्लोबल वाटर साइकिल में क्या, ग्लोबल वाटर साइकिल में मेनली जो है ये जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं तो जहां पे ये वाटर का जो मेन सोर्स है, लाइक एज मान लीजिए ओशियन, फिर है सी, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, moist soil,
पॉन्ड, वेल एटसेट्रा। ये सारे जो है बच्चों ये ग्लोबल वाटर साइकिल में हेल्प करती है। कैसे? विद द सन हीट, विद सन हीट एंड फॉर्म क्लाउड्स, एंड फॉर्म क्लाउड्स। ग्लोबल वाटर साइकिल में एक लाइन में जो वाटर का मेन सोर्स है, चाहे वो नदी हो, नाले हो, तालाब हो, कुआं हो, समुंदर हो, खाई हो, ये सारे के सारे वाटर क्या होता है बच्चों? सनलाइट के द्वारा, जो मेन सोर्स है लाइट का, सन है, उसकी लाइट और हीट की प्रेजेंस में ये वाटर इवेपोरेट होता है। और इवेपोरेट होने के बाद क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और क्लाउड के बाद फिर रेनफॉल हो जाती है। फिर ये वाटर आके नदी, तालाब, कुएं, समुद्र में मिल जाता है। तो ये जो कंप्लीट साइकिल बनेगी इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वाटर साइकिल। अब बायोलॉजिकल में नाम से क्लियर, बायोलॉजिकल में लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए बच्चों ये है प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स की हम बात करें बच्चों तो प्लांट्स में वेस्ट वाटर निकलती है, जैसे ये पत्तियां हैं। अब पत्तियों में जो है ना छोटी छोटी पोर्स होती है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू जो वेस्ट वाटर है वेपर के फॉर्म में निकलती है, और वो वाटर क्या करती है? क्लाउड की फॉर्मेशन करती है, फिर रेनफॉल हो जाती है। तो अब जो है प्लांट में कल मैंने आपको बताया था एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगी और दूसरी होगी गटेशन। गटेशन तो ट्रांसपिरेशन एंड गटेशंस, ये गटेशंस प्रोसेस होगी। गटेशन में क्या था? जो वाटर निकलेगी वेस्ट वाटर लीव्स के सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गटेशंस है। गार्डन प्लांट में गटेशन प्रोसेस होती है, और अदर जो ट्री है उसकी जो लीव्स होती है उसमें वेपर के फॉर्म में वेस्ट वाटर निकलती है, इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों, चाहे ये वेपर के फॉर्म में निकले चाहे ये लिक्विड के फॉर्म, ये वाटर एटमॉस्फेयर में क्या करती है? मॉइस्चर बढ़ाती है, और इसी से फिर क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, फिर रेनफॉल हो जाएगा। इसी तरह से एनिमल्स की अगर हम बात करें बच्चों तो एनिमल्स के लिए देखिए, एनिमल्स के थ्रू जैसे जो टॉयलेट रिलीज किया जाए, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं गोबर, गोबर के अंदर सफिशिएंट वाटर होती है, और फिर वो क्या होता है जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में वो वाटर वेपर के फॉर्म में क्लाउड की फॉर्मेशन कर देती है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके द्वारा जो वेस्ट वाटर रिलीज किया जाता है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हो या नहीं तो ये डंग वगैरह हो, तो उनके अंदर जो ये वेस्ट वाटर होती है ये वेपर के फॉर्म में निकलती है, फिर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और फिर रेनफॉल हो जाती है। तो ये वाटर साइकिल चलती रहेगी। लिविंग इंक्लूड है, लिविंग थिंग इंक्लूड्स है, तो बायोलॉजिकल वाटर साइकिल है, और ये सोर्स जो है नेचुरल सोर्स होगा तो उसे हम ग्लोबल वाटर साइकिल कहेंगे। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं, जैसे वाटर की भी बात होगी, एयर की भी बात होगी, अब हम बात करें लाइट की। लाइट क्या होती है बच्चों? ये एक वेव है, हम यूं कह सकते हैं इट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव, ठीक, विच इज passes through gaseous medium, gaseous medium, ये गैसियस मीडियम के थ्रू पास होती है, एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम, एनी मटेरियल मीडियम, किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये क्या है? ये एक वेव है। तो बच्चों जो सन जो है लाइट का मेन सोर्स है, अल्टीमेटली सोर्स है। अब इस सोर्स से जो हमें लाइट मिल रही है ये गैसियस मीडियम के थ्रू आती है। जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये सन है, और जो ये सन जो है मेन सोर्स है लाइट का। अब इनसे जो लाइट आ रही है बच्चों ये क्या हो रही है? गैसियस मीडियम के थ्रू आ रही है। इसको पास होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इट मीन्स ये वेव है। तो लाइट क्या है? एक वेव है। और जो है दूसरी जो एक बात होती है, लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। तो लाइट को हम कभी नहीं देख सकते। डज नॉट विजिबल विद हेल्प ऑफ नेक्ड
नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। ठीक, बट आप सोच रहे होंगे कि लाइट का फिर काम क्या है बच्चों। लाइट का मेन काम है, जो ये आप देख रहे हैं ना रंग बिरंगी दुनिया, कलरफुल वर्ल्ड, ये लाइट की प्रेजेंस में ही आप देख सकते हैं। और ये जो है ना लाइट की प्रेजेंस में सारी ऑब्जेक्ट देखी जा सकती है। हम यूं कह सकते हैं ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में हम इसे देख सकते हैं बच्चों। सारी की सारी ऑब्जेक्ट जो है लाइट की प्रेजेंस में ही दिखेगी। कहने का मतलब जब लाइट की रेज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो लाइट के बिना हम नहीं देख सकते। तो लाइट का ये रोल है कि पूरी जो ये रंग बिरंगी दुनिया है इसे देखने के लिए लाइट चाहिए और लाइट की प्रेजेंस में ही हम इसे देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि लाइट का क्या रोल है पॉपुलेशंस पे। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट मींस एनिमल्स और प्लांट्स की जो पॉपुलेशंस होती है उसकी नंबर ज्यादा और कम लाइट की वजह से कैसे होती है। तो हम यूं कह सकते हैं लाइट इन्फ्लुएंस the populations in many respect। सबसे पहली बात बच्चों लाइट के लिए देखिए, एक तो सोर्स मैटर करती है, सोर्स ऑफ एनर्जी ये मैटर करती है कि लाइट का सोर्स कौन सा है। जैसे कि हमारे पास एक जो अल्टीमेटली सोर्स है वो क्या है, सन है ना। सन क्या है, अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी का लास्ट सोर्स है सन। अब सन की वजह से जो है, जैसे बच्चों ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड माइक्रोब्स है, इनकी जो डेली एक्टिविटी है, इनकी जो लाइफ प्रोसेस है सन पे, इट मींस लाइट एनर्जी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं पहले प्लांट की, जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या कर दिया है, सनलाइट को, जैसे लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोफिल, उनके साथ सनलाइट एक्सपोज करके भोजन प्रिपेयर करती है। और जब भोजन प्रिपेयर करती है और वो भोजन जो है ना क्या होता है, प्लांट की उससे ग्रोथ डिपेंड कर रही है। प्लांट भोजन बनाएगी और फिर प्लांट एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब सनलाइट होगी तो प्लांट भोजन बनाएगी। फिर अब हम बात करें जब प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है तो प्लांट्स में क्या होंगे, फल फ्रूट्स लगेंगे, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड्स, क्रॉप्स, फसल वगैरह लगेंगे। और उस फसल के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं। अगर पेड़ पौधे होंगे, फसल लगेंगे, फल फ्रूट्स लगेंगे तो एनिमल भी एग्जिस्ट करेगा और ये माइक्रोब्स होंगे। तो बच्चों सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर सन है तो प्लांट अपना भोजन बनाएगी, प्लांट की पॉपुलेशंस मेंटेन रहेगी तो एनिमल की पॉपुलेशंस भी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल की पॉपुलेशन जो ना सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। पहली तो बात ये होगी बच्चों। दूसरी बात होती है आपके फोटो पीरियोडिज्म। अब देखिए फोटो पीरियोडिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट एनर्जी, और पीरियड का मतलब क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन। अब कह रहा है कि प्लांट जो है ना बच्चों, उसको ज्यादा सनलाइट चाहिए या कम चाहिए, कौन से प्लांट को ज्यादा चाहिए, कौन से को कम चाहिए। तो कह रहा हर एक प्लांट को अपना भोजन प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए। अब सवाल उठता है किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो ये टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग प्लांट को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो होता है बच्चों लॉन्ग डे प्लांट।
अब लॉन्ग डे प्लांट कौन सा होगा बच्चों? लॉन्ग डे की हम बात करें, जैसे आपने नोटिस किया होगा जो गर्मियों में जो पेड़ पौधे लगते हैं उसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, और उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक धूप चाहिए, तो ये हो जाएगी लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट है जिसे कम से कम क्या चाहिए, नियर अबाउट 12 आवर धूप चाहिए, सन लाइट चाहिए। तो अब जो है बच्चों ये लॉन्ग डे प्लांट हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा जैसे हम गेहूं जो बोते हैं क्या नवंबर दिसंबर में बोते हैं, तो नवंबर दिसंबर में गेहूं बोया जाता है और फिर ये जाके फरवरी मार्च तक जाके ये कंप्लीट हो जाती है। तब इस टाइम में जैसे धूप टाइम ड्यूरेशन दिन की बढ़ती चली जाती है, इस टाइम में धूप सही होती है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको धूप चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, तो इसे हम कहते हैं बच्चों लॉन्ग डे प्लांट, लगभग 12 घंटे तक। तो इसमें एग्जांपल के लिए चलिए हम गेहूं ही ले लेते हैं, वीट, ये हो जाएगा लॉन्ग डे प्लांट। इनके बाद बच्चों दूसरी हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट है बच्चों जो प्लांट है जिसे लेस देन 12 आवर, लेस देन 12 आवर, 12 घंटे से कम धूप चाहिए, तो उसे हम कह देंगे शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में जैसे ये है एक फूल होती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं क्रिसैंथेमम, क्रिसैंथेमम, गुलदाउदी बोलते हैं इसे। अब ये जो प्लांट है इनको कम से कम धूप चाहिए, कम से कम धूप में भी ये एग्जिस्ट करता है और इनसे काम चलता है इनका, तो इनको 12 घंटे से कम चाहिए। जैसे आपको पता है दिन रात में 24 घंटे, तो दिन 12 घंटे है, जिसे लगभग 12 घंटे तक धूप चाहिए वो तो लॉन्ग डे प्लांट है। जिसे 12 घंटे से कम चाहिए उसे हम कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं बच्चों जो डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल, जो कि पूरे साल, जिसकी खेती पूरे साल तक होगी, कभी भी हो सकती है, उसे हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। हम यूं कह सकते हैं डज नॉट इफेक्टेड बाय डे लेंथ, डे लेंथ से इफेक्ट ही नहीं करता, डे लेंथ से इफेक्टेड ही नहीं होता है कि दिन जो है ना लंबी है या छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं है और ये एग्जिस्ट करेगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा, चलिए हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो टोमेटो, टमाटर कौन से सीजन में लगती है बच्चों? टमाटर जो है आप कौन से सीजन में खाते हैं? टमाटर जैसे सलाद वगैरह खाते होंगे, तो टमाटर कौन से मौसम में आता है, सर्दियों में या गर्मियों में? बताओ। ये पूरे साल मिलते हैं बच्चों, सर्दियों में भी खा लो सलाद, गर्मियों में भी खाओ, बारिश में भी खाओ, तो इससे जो है ना धूप का कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। तो फोटो पीरियोडिज्म में जैसे ये प्लांट की हम बात कर रहे थे, तो 3 प्लांट है, एक तो है लॉन्ग डे प्लांट, एक है आपका शॉर्ट डे प्लांट और एक है डे न्यूट्रल प्लांट। तो टमाटर है, जैसे गन्ने की खेती होती है तो ये पूरे साल होती रहती है, तो इससे जो है ना डे लेंथ का कोई रोल ही नहीं है इस प्लांट पे, तो ये डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है बच्चों, तो ये फोटो पीरियोडिज्म में फ्लावरिंग एंड ग्रोथ के लिए ये 3 टाइप की बात थी। फ्लावरिंग एंड ग्रोथ में रोल है क्या, डे लेंथ का। ठीक है, दूसरी बात होती है बच्चों लाइट की, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इससे होती है बर्ड माइग्रेशन, बर्ड्स जो होती है माइग्रेट होती रहती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा जैसे गर्मियों के टाइम में, गर्मी का सीजन जब स्टार्ट होता है, जैसे आम का पेड़ ही लगा लो, आम की लीची, जामुन, ये सब जो गर्मियों में लगते हैं, तो उस सीजन में आपने नोटिस किया होगा डिफरेंट टाइप के बर्ड्स जो है ना अपने एरिया में रहेंगे, मिलेंगे। फिर जैसे सीजन ऑफ होगा ये बर्ड्स भी माइग्रेट हो जाती है। तो एक्चुअली रीजन क्या है, तो कह रहा है कि कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ऐसे जो होते हैं जो क्या कर रहे हैं,
डे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो गर्मियों में तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन सर्दियों में अपने आप को एडजस्ट नहीं करवा पाता, फिर इस एरिया से माइग्रेट होकर किसी दूसरे एरिया में चला जाता है। तो मतलब सनलाइट में बर्ड माइग्रेट हो जाती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि नॉर्थ वर्ड मूवमेंट of birds in spring triggered by increase in day length, increase in day length। ये क्या होता है बच्चों, कह रहा है कि जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ बर्ड्स होती है स्प्रिंग ट्रिगर्ड बाय इंक्रीज इन डे लेंथ, डे लेंथ इंक्रीज करती है और ये जो ना ये बर्ड्स की मूवमेंट हो जाती है। दोबारा ये क्या कर रही है, फिर जो ना रिटर्न आ जाती है, रिटर्न टू ऑटम, रिटर्न टू बाय डिक्रीज इन डे लेंथ। कहने का मतलब बच्चों जब डे लेंथ बढ़ती है, गर्मियां बढ़ती है, तो कुछ ये माइग्रेट हो जाएंगे क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, और फिर जैसे जैसे डे लेंथ घटने लगती है फिर दोबारा रिटर्न आ जाती है, क्योंकि बर्ड्स की ये है ना कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता। तो जब ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो माइग्रेट हो जाएगी, और फिर कम होगी तो रिटर्न अपने आ जाएंगे। इसी तरह से तो बच्चों अब ब्रीडिंग साइकिल की हम भी बात कर रहे हैं। तो ब्रीडिंग साइकिल में जैसे मान लो कि ये है डियर, शिप, गोट, बकरा, फिर है इसी तरह से अदर एनिमल्स है बच्चों। तो इसमें एनिमल भी दो टाइप से बच्चों, एक तो होता है शॉर्ट डे एनिमल्स और एक होता है लॉन्ग डे एनिमल्स। जो एनिमल्स में ज्यादातर रिप्रोडक्शंस जो होती है, अगर मान लो कि समर सीजन में होगी तो लॉन्ग डे एनिमल्स हो गया, और जिसमें विंटर में होगी वो शॉर्ट डे एनिमल्स हो जाएगा। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डे न्यूट्रल होता है, डे लेंथ का कोई रोल ही नहीं होता। जैसे हम बात कर रहे गुनिया पिग, गुनिया पिग जो होता है बच्चों, ये जो होता है डे न्यूट्रल एनिमल्स कहलाता है। जैसे प्लांट में था ऐसे एनिमल में है। तो ठीक इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों लाइट में, ये है कॉट कलर, कॉट कलर चेंज। अब जो है आपने नोटिस किया होगा जैसे ये बर्ड्स और मैमल्स हैं, इनका जो कलर होता है, ये जो कॉट कलर बॉडी का जो कलर चेंज होता है, ये लाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब जिस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है वहां पे जो है जैसे जो एनिमल्स हो तो उसकी बॉडी क्या होगी, थोड़ी डार्क डार्क होगी, और जिधर गर्मी कम पड़ेगी उधर लाइट डार्क होगी। तो कहने का मतलब है बच्चों जो कॉट कलर हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनका जो कलर जो चेंज होता है, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे मैमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, ये डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन आपने नोटिस किया होगा, चलो हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। जैसे शरीर का कलर जो है, बॉडी का कलर ब्लैक हो जाता है। कब ब्लैक होगा, जब आप ज्यादा धूप में घूमते हैं। तो धूप में घूमने के बाद क्या होता है कि जो शरीर का कलर जो है ना, स्किन का कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि उसमें मेलानिन पिगमेंट रिलीज होती है, और जब मेलानिन पिगमेंट रिलीज होती है तो स्किन का कलर ब्लैक होने लगता है। और जिस साइड गर्मी कम हो रही है उस साइड जो है मेलानिन पिगमेंट कम से कम रिलीज होती है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी लाइट कलर होगी, और इसमें क्या होगा, ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होगी तो वो डार्क कलर हो जाएगा। सनलाइट के साथ जैसे ही एनिमल में ह्यूमन बींग्स है या कोई अदर एनिमल्स है, उसकी जो बॉडी है ये मेलानिन पिगमेंट को रिलीज करेगी और फिर उसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो ये बच्चों लाइट जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट और एनिमल दोनों के पॉपुलेशंस को इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकते हैं। तो बच्चों ये था पिगमेंटेशन।
तो ये लाइट का रोल आपने देखा कि कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशंस को इंक्रीज और डिक्रीज करवा रही है। तो लाइट का भी रोल आपने देख लिया, इसी तरह से एयर की भी बात थी और वाटर की बात थी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, टॉपिक समझते रहिए। कोई दिक्कत आए, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।